अच्छा दोस्तों, सोचिए कि दो लोग बस एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। कोई एक्शन नहीं, कोई क्लोज एक्सप्रेशन नहीं, सिर्फ जैसे असल जिंदगी में बातें होती हैं वैसे ही। तो क्या आप पूरे समय स्क्रीन को बिना बोर हुए देख पाएंगे? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है कि निर्देशक को पता है कि इंसानों को फिल्मों में एंगेज रखने के लिए सिर्फ कहानी, डायलॉग्स या लाइटिंग ही नहीं, बल्कि शॉट ब्लॉकिंग एंड स्टेजिंग भी उतनी ही जरूरी है। मसलन जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम उसके गन फाइट्स, एक्सप्लोजन्स और एक्शन को याद रखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ फिलर्स होते हैं। ज्यादा फिल्मों में बस दो लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, जो कहानी को एक दिशा प्रदान देती है। और किसी भी डायरेक्टर का असली जादू यहीं से शुरू होता है। किसी भी बातचीत को इस तरीके से पेश करना कि आप उसमें उलझे रहें। और दोस्तों, इस जादू को कहते हैं शॉट ब्लॉकिंग एंड स्टेजिंग। दरअसल इसकी शुरुआत सिनेमा से काफी पहले नाटक की दुनिया में ही हो गई थी। यानी किसी भी नाटक में निर्देशक ये तय करता था कि अमुक कलाकार किधर से एंट्री लेगा और उसके डायलॉग्स और हाव भाव कैसे होंगे, और दोनों चरित्र के बीच की बातचीत के दौरान वो क्या करेगा, कैसे रिएक्शंस देगा, जिससे दर्शकों को स्टेज जीवंत और रोचक लगे और उनकी रुचि बनी रहे। फिर जब सिनेमा की दुनिया की रचना हुई तो यहाँ यह विधा आजमाई जाने लगी, पर इसकी टेक्निकलिटी यहाँ कई गुना बढ़ गई और इसमें कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। यहाँ तक कि चार्ली चैपलिन की फिल्मों में भी जहाँ डायलॉग्स नहीं होते थे, हर शॉट, हर सीन को ऐसे कंपोज किया जाता था, ऐसे स्टेजिंग होती थी, ऐसी ब्लॉकिंग होती थी कि आपको वो सीन इंटरटेनिंग लगते थे। और इसका कारण सिर्फ यही था कि अब स्टेज नहीं बल्कि कैमरे के माध्यम से दर्शक पूरी दुनिया देख रहे थे। चलिए तो अभी समझते हैं कि आपको इस ब्लॉकिंग में क्या करना है। दरअसल ये अपने आप में एक ग्रामर है, जिससे फिल्म का हर शॉट आपस में जुड़कर एक सिनेमैटिक सेंटेंस बनाता है। और इसके ग्रामर का पहला अध्याय ये है कि किसी भी फिल्म मेकर को किसी भी सीन को ब्लॉक करते समय 3 विजुअल एलिमेंट्स का ध्यान देना चाहिए। पहला है स्पेस, दूसरा है शेप और तीसरा है लाइंस। इन तीनों को समझकर आप किसी भी सीन को डायनामिक और कहानी को रोचक बना सकते हैं। दरअसल सेट पर हम मार्किंग करते हैं, यानी छोटे छोटे टेप फर्श पर लगा के पहले से निर्धारित किया जाता है कि कौन सा एक्टर कहां खड़ा रहेगा और कहां मूव करेगा, उसके बदले कौन सा एक्टर जगह लेगा और कैमरे में ये कैसा दिखेगा। इसका एक फायदा ये होता है कि कैमरा अपने फोकस को पहले से उस जगह के पॉइंट पर मार्क करता है, ताकि जैसे ही पात्र अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह पहुंचे वो तुरंत फोकस शिफ्ट कर सके। और यही कारण है कि मैनुअल फोकस का इस्तेमाल फिल्म मेकिंग में किया जाता है। तो सबसे पहला है स्पेस। स्पेस का मतलब होता है इमोशनल डिस्टेंस। मतलब अगर आप बहुत किसी के नजदीक हैं, अगर आपका स्पेस कम है तो इसे इंटीमेसी कहा जाता है, मतलब आपकी नजदीकी बढ़ रही है। आप दो रिश्तों की नजदीकी को दिखाने के लिए इसे आजमा सकते हैं। दूसरा मीडियम डिस्टेंस, मतलब आप कंफर्टेबल सिचुएशन में, आप एक समान दूरी बना के आपकी बातचीत कर रहे हैं। और तीसरा है बढ़ती डिस्टेंस, जहां आप एक दूसरे से दूरी बढ़ा रहे हैं। यहां डिस्कंफर्ट या कॉन्फ्लिक्ट की भावना आप पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब कई बार आप कई कन्वर्सेशन में देखेंगे कि इंसान दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और फिर थोड़े दूर चले जाते हैं। यहां निर्देशक आपको समझाना चाहता है कि आपके कन्वर्सेशन का इफेक्ट आपके स्पेस पर पड़ता है, जिसे हम कैमरे के थ्रू दिखाते हैं। अब आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके दो कैरेक्टर बहुत देर तक आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और उस सीन को डल लगने से बचाना है तो आप क्या करेंगे। इसका एक रूल है, हर 20 से 30 सेकंड या तय किए गए किसी निश्चित समय सीमा के अंदर एक्टर्स को मूव करवाइए। कोई खड़ा हो, कोई कमरे के दूसरे कोने में जाए, कोई प्रॉप्स उठाए इत्यादि। या फिर आप अपने कैमरे के एंगल को बार बार बदलिए। इससे सीन रोचक भी लगने लगती है और निर्देशक इसके साथ कहानी के आगे के हिस्सों का कुछ हिंट या कोई जरूरी इशारा भी अनजाने में दर्शकों तक पहुंचा सकता है। मैंने इस पर डिटेल में एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहें तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। अब जब आप किसी जगह या को इस्तेमाल कर लेते हैं या उसे एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो आता है आपके शेप्स की बारी, ट्रायंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर। देखिए दोस्तों, शुरुआत में हर फिल्म मेकर एक बेसिक टेक्निक सीखता ही सीखता है, वो है ट्रायंगल कवरेज, जिसका अर्थ होता है एक वाइड शॉट, फिर एक ओवर द शोल्डर और फिर दूसरा ओवर द शोल्डर। आप उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का ये सीन देखिए, जब दो पात्र आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक वाइड और दो ओवर द शोल्डर।
बस आप तीनों को मिलाकर एक पूरे सीन को फिल्मा सकते हैं। लेकिन आपका सिनेमा यही नहीं रुकता है। अब इसी में जब तीन चरित्र आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो तीनों के बीच के संबंध को दिखाने के लिए निर्देशक इनविजिबल लाइंस का उपयोग करते हैं, जो मिलकर एक शेप भी बनाते हैं। जैसे फिल्म प्यासा के इस दृश्य को देखिए। यहाँ गुरुदत्त साहब अपने मित्र से बात कर रहे हैं, जो एक तिरछी लाइन यानी डायगोनल लाइन के अदृश्य मुहाने पर बैठा हुआ है, और तीसरा चरित्र यहाँ एंटर होता है और इन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। अब इस दृश्य में हम तीनों के हाव भाव और उनके रिएक्शन को आसानी से देख सकते हैं। दो लगभग पैरेलल लाइन में है या डायगोनल है, और तीसरा इन दोनों के पीछे है, लेकिन तीनों ने स्क्रीन पर अपनी अपनी एक स्पेस पकड़ के रखी है। इसलिए एक निर्देशक के तौर पर इन सभी को कैमरा और स्क्रीन को प्रॉपर भरने और ऊपर से क्लटर न लगने के लिए इन जगहों पर प्लेस किया गया है। उसी तरह हम रेक्टेंगल शेप को किसी जगह पर प्लेस करते हैं, जैसे प्यासा के इस अंतिम दृश्य में किया गया है। एक चरित्र दूसरे से देखिए दूर हो रहा है, तनाव, आपस में बिछड़ना या फिर किसी अनिश्चितता का अनुभव करना। कई बार निर्देशक अपने पात्रों को एक वृत्त के आकार यानी एक सर्कल के अंदर बैठाता है। इसका अर्थ एक बैलेंस क्रिएट करना या सेंस ऑफ शेयर्ड फोकस बनाना होता है, जिससे ऑडियंस का ध्यान पूरी तरह उस सर्कल के अंदर होने वाले एक्शन पर केंद्रित हो। अब आप समझ ही गए होंगे कि शेप ऑडियंस को सबकॉन्शियसली अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन शेप्स अकेले काम नहीं करती। इनके साथ मिलकर काम करती है लाइंस, और लाइंस सिर्फ दिशा ही नहीं दिखाती बल्कि ये बताती है कि किसके हाथ में पावर है। यानी अगर कोई कैरेक्टर डोमिनेटिंग है तो डायरेक्टर उसे खड़ा कर देता है, दूसरे पर ऊंचाई से बात करते हुए। अगर कोई कैरेक्टर हार रहा है तो वो बैठा रहता है, यानी बैकग्राउंड में धकेल दिया जाता है। अगर आप हॉलीवुड की मास्टरपीस गॉडफादर 2 का यह दृश्य देखेंगे तो आप पाएंगे कि माइकल एक सीधी लाइन में खड़ा है, जबकि ठीक उसके सामने फ्रेडो, जो उसका भाई है और जिसने उसे धोखा दिया है, हताश तिरछी लाइन में बैठा है। अब आप समझिए कि आप सिर्फ शेप्स और लाइंस के माध्यम से अपने सीन को कोरियोग्राफ कर सकते हैं। यह सब शूट से पहले ही निर्धारित करने से आप अपनी फिल्म की शूटिंग इफेक्टिव तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। और वहीं रमन राघव 2.0 में इंट्रोगेशन रूम के सीन को देखिए, जब नवाज स्टूल पर बैठे हैं और एसपी थोड़ी नीची कुर्सी पर बैठा है। हालांकि एसपी पोस्ट में नवाज से ऊपर है, लेकिन नवाज के बराबर लाइन पर विक्की कौशल खड़ा है, जो एसपी से पोस्ट में नीचे है। तो पावर डायनामिक्स यहाँ कैसे हुआ? अब आप गौर से इसके पावर को समझिए। पूरी फिल्म में रमन राघव का चरित्र डोमिनेट करता है, इसलिए उसको ऊंचा बैठाया है। एसपी का चरित्र उसकी बातों को ठीक से नहीं समझ रहा है और थोड़ा परेशान है, तो उसका चरित्र दबा हुआ है और कंफ्यूज्ड है, इसलिए वो थोड़ा नीचे है। जबकि विक्की का चरित्र अंदर से उतना ही वायलेंट है जितना राघव का, लेकिन दर्शकों का इसका अनुमान थोड़ा भी नहीं है। पर निर्देशक को पता है, इसलिए उसने उन दोनों को समान लाइन में खड़ा करके एक दर्जे में रखा है, क्योंकि यह मुकाबला टक्कर का है। तो दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि स्टेजिंग और ब्लॉकिंग से आप एक साधारण से सीन को भी कैसे डायनामिक बनाकर पूरे इन्वायरमेंट और उसकी बैक स्टोरी को एक हिंट की तरह एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दरअसल यही सीक्वेंस बिगिनर्स इग्नोर करते हैं। वो सिर्फ कैमरा उठाते हैं और शूटिंग पर निकल जाते हैं। यही कारण है कि अमेचर फिल्म्स में ब्लॉकिंग मेसी लगती है। याद रखिए कि सिनेमा एक कोरियोग्राफी है, जहां एक निर्देशक अपनी सोच से हर कदम, हर नजर, हर पॉज और हर फ्रेम को जीवित करता है। तो यूं ही नहीं कहा गया है कि फिल्म मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू शो, इट्स अबाउट हाउ यू मेक द ऑडियंस फील वेयर टू लुक। दोस्तों, अगर आपको इससे पहले की कहानी भी जाननी है तो हमारे मास्टरिंग फिल्म्स वाले सारी सीरीज को देखिए। यहाँ आपको शॉट से लेके कैमरा एंगल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हमने हाल में ही वर्कशॉप अरेंज करना शुरू किया है। अगर आप में से कोई भी हमारा वर्कशॉप अपने शहर में चाहता है तो हमारा गूगल फॉर्म भर दे, हम वहां आके आपके लिए वर्कशॉप आयोजित करेंगे। बहुत जल्दी हम फिल्म की लाइटिंग और उसके पीछे की कहानी लेके आपके पास आएंगे, ताकि आप अपनी फिल्म मेकिंग को अगले पायदान तक ले जा सके। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इन शॉट्स की प्रैक्टिस जरूर करें और अगर हो सके तो हमारे साथ भी साझा करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट हो या फिर कहीं आप कंफ्यूज कर रहे हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो रहा है, पर चलने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें। आप जानते हैं कि आप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हमारा चैनल नया है, इसलिए हम आपसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं। इसलिए प्लीज आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और साथ में अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।